हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने यहाँ पर आपके इस चैप्टर में 3 मेथड हम आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से? पहला मेथड था हमारे यहाँ पर चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेकंड मेथड था हमारे यहाँ पर समघात समीकरण विधि यानी हमारे होमोजीनियस इक्वेशन मेथड। थर्ड मेथड था हमारे यहाँ पर रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन यानी समघात में सम्मानित होने वाली समीकरण। तो इन 3 मेथड के हमने सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए, कितने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, आप यहाँ पर सब देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा सभी क्लासेस को, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और आज जो हमारे यहाँ पर नई विधि स्टार्ट होने जा रही है, हमारे यहाँ पर मेथड नंबर 4 है रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये मेथड रहता है। इसमें से भी कई क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इस मेथड को हम यहाँ पर समझते हैं कि इस मेथड में हमें क्वेश्चंस किस टाइप से यहाँ पर करने होते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट होता है यहाँ पर इस मेथड का यानी रैखिक अवकल समीकरण का यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट मेथड देखिए, आपके यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मेट है हमारा dy/dx प्लस py इक्वल टू q। जो आपकी इक्वेशन है वो आपको इस फॉर्म में यहाँ पर दी हुई होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर p और q क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी p और q है वो x के क्या है, यहाँ पर आपके इस x के फलन है यानी इसके फंक्शन है। यानी आपके जो p एंड q है वो आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंट और फंक्शन है आपके x के, ठीक है। और एक और फॉर्मेट होता है यहाँ पर आपके कि अगर आपके यहाँ पर जो इक्वेशन है आपको क्वेश्चन में जो दी जाएगी, अगर वो आपके dy/dx की जगह dx/dy है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर dx ऊपर आए और dy नीचे आए तो आपकी जो साथ में यहाँ पर px, यहाँ पर py था और यहाँ पर क्या आ रहा है px, ठीक है, इक्वल टू q। अगर आपका इस तरह से आपका फॉर्मेट होए जहाँ पर भी आपका क्या होगा p और q आपके यहाँ पर y के यहाँ पर फलन होंगे, वहाँ पर हमारे किसके फलन थे, x के फलन थे, और यहाँ पर हमारे इस y के फलन यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसमें से p और q को वैल्यू को हमें यहाँ पर निकाल लेना है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आने लगेगा। सबसे पहले तो हम आपको केवल यहाँ पर फॉर्मेट बता रहे हैं कि हम किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे यहाँ पर आप p और q की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन में से, तो उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा if का। if क्या होता है, यहाँ पर if को समझिए, if का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है if का वो होता है इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx यानी समाकलन p dx। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो समाकलन गुणांक है, इसकी कई विधियां हम यहाँ पर कुछ मेथड बार यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी तो आपको केवल ये समझना है कि यहाँ पर आपका समाकलन गुणांक का आपका ये फॉर्मूला होता है e की पावर यहाँ पर समाकलन p dx, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें इसके यहाँ पर if निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर समाकलन p dy। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर अपॉन में dx था तो इसमें if भी क्या है आपके dx आया, क्योंकि यहाँ पर हम x के फंक्शन के अगेंस्ट निकाल रहे थे, ठीक है। उसी अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ पर if में अपॉन में dy था यानी हमारे यहाँ पर y का फलन था, तो यहाँ पर आपके जो if में भी आप देखेंगे अवकलन हमारा कौन सा आ रहा है, dy आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इन बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इस टाइप से इक्वेशन होती है तो आपका जो फॉर्मूला होगा if का वो e की पावर समाकलन p dx होगा। और अगर यहाँ पर आपका dx/dy की फॉर्म में होगा तो वहाँ पर आपका if का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर समाकलन p dy। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, आपको इन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। और ऐसे भी हम इतने सारे आपको क्वेश्चंस कराएंगे कि आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आने लगेगा। उसके बाद जैसे आप if निकाल लेंगे फिर आपको सॉल्यूशन इसका करना होता है। तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y/if इक्वल टू इंटीग्रेशन q if dx प्लस c। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और ऐसे भी आप इतने सारे क्वेश्चन अभी करेंगे कि आपको ये फॉर्मूला ऐसे ही याद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मूला ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ अगर आपके यहाँ पर dy/dx है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y/if इक्वल टू इंटीग्रेशन q if dx प्लस c। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर अपॉन में dx है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में dy है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आपके dy यहाँ पर आपके आएगा। और यहाँ पर हमारी क्या आ जाता है, y आ जाता है, और यहाँ पर हमारे x आ जाता है। इन दोनों में आपको अंतर यहाँ पर देख लेना है। जब भी आपके इस फॉर्मेट के रूप में आए तो आपको इस प्रकार से if और ये सॉल्यूशन का मान निकालना होगा। और अगर आपके dx/dy की फॉर्म में आए तो इस तरह से आपको if और यहाँ पर सॉल्यूशन का मान यहाँ पर निकालना होता है। तो जो भी आपका फॉर्मेट था रैखिक अवकल समीकरण का यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे तो हमने अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया। अब इसके हम काफ़ी शानदार क्वेश्चंस करने वाले जिससे यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर
हो जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। सॉल्व यानी हल कीजिए 1 + x² dy/dx प्लस 2y(x - 4x² = 0। सबसे पहले हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ मैंने और बताना भूल गया। अगर आप ऊपर फॉर्मेट में देखेंगे वहाँ पर किस रूप में था आपका dy/dx प्लस py = q, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट था। और चाहे सेकेंड फॉर्मेट में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका जो dy/dx है और सेकेंड फॉर्मेट में dx/dy उनका गुणांक यानी उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, उसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यानी उसके आगे कोई सा भी मान नहीं है हमारे यहाँ पर, उसका कोफिशिएंट गुणांक क्या आपके 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे इस dy/dx के आगे क्या आ रहा है 1 + x²। तो अभी हमें तो इसको हटाना होगा, हमें यहाँ पर केवल dy/dx चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर भेज देते हैं। ये 1 + x² है, ये इसके अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इस 4x² के अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पर जो dy/dx का कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट था dy/dx वाला, वो क्या कहता था dy/dx प्लस py = 0। वहाँ पर क्या था py, यानी हमें यहाँ पर p की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर y को सेपरेट यहाँ पर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में दे रखा है py, इसलिए y को तो हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस y को हम यहाँ पर इधर साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे क्या बचता है 2x, हम इस ऊपर 2x लिख देते हैं और ये 1 + x² तो हमारा अपॉन में आ ही गया था। फिर माइनस में 4x², ये भी आपका अपॉन में आ गया था 1 + x² = 0 जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या कहता है dy/dx प्लस py = 0। तो यहाँ पर हमारा dy भी आ गया, ये आपकी जो ये वैल्यू है कोष्टक में आपको दिखाई दे रही है हमारी p की वैल्यू है, साथ में y भी आ गया। अब हमें q की वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू हमारी इक्वल टू के उधर आती है यानी इधर की तरफ आती है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में 4² अपॉन में 1 + x² है, इसको इधर भेज देंगे RHS की तरफ। जैसे इधर की तरफ जाएगा तो ये आपकी माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएगा। जिससे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे फॉर्मेट था किस रूप में बदल चुका है, आपके यहाँ पर dy/dx प्लस py = q, इस रूप में आपकी ये इक्वेशन चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं dy/dx, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर y, यहाँ पर भी y आ रहा है। इस p की जगह वैल्यू क्या आ गई 2x/1 + x² = q, और ये पूरी वैल्यू क्या आपकी q यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारे यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 2x/1 + x² और q की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 4x²/1 + x²। तो यहाँ पर जैसे आप p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद यहाँ पर आपको IF निकालना होता है यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, यानी इसका समाकलन गुणांक निकालना होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपकी dy/dx की फॉर्म में हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे e की पावर समाकलन यानी इंटीग्रेशन p dx। यहाँ पर अपॉन में dx आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा dx, इससे यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू रखनी होगी। p की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली, क्या थी 2x/1 + x², इसको यहाँ पर रख देते हैं, साथ में dx यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इस वैल्यू का हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, तो हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन है, इसका समाकलन करना होगा। तो यहाँ पर 2x/1 + x² का आप समाकलन कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं जिससे हम इसका समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन आसान तरीके से निकाल पाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 + x² को हम यहाँ पर t मान लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 + x² को यहाँ पर t मान लेंगे। फिर हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो 1 + x² का अवकलन क्या होगा 2x dx हो जाएगा = dt, यहाँ पर आपके आ जाएगा। और यहाँ पर आपके जो 2x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर dt लिख सकते हैं और 1 + x² की जगह t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/t और dt यहाँ पर आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log t यहाँ पर आपके हो जाएगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 + x² को यहाँ पर t मान लिया तो यहाँ पर x² का अवकलन कर रहा है 2x dx = dt आ गया। अब यहाँ पर इससे पहले वाली जो हमारी स्टेप थी, जो हमारा IF का फॉर्मूला था, वहाँ पर जाके देखिए हम वहाँ पर ऊपर में आपके 2x dx था, उसकी जगह क्या लिख देते हैं dt लिख देते हैं, और अपॉन में आपकी 1 + x² था, उसकी जगह t लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा IF = में e की पावर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/t dt यहाँ पर आपके हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 1/t का समाकलन या इसका इंटीग्रेशन
क्या होता है, log t हमारे यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कभी भी अगर आपकी e की पावर log यहाँ पर आपके आ जाती है तो यहाँ पर e से log हमारे यहाँ पर हट जाता है और केवल क्या बचता है, जब भी आपका वेरिएबल बचता है वो यहाँ पर आपका बच जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं e से यहाँ पर log की पावर यहाँ पर आपके हट गई और क्या बच गया यहाँ पर आपके t यहाँ पर आपके बच जाता है। और हमने यहाँ पर शुरुआत में बताइए कि यहाँ पर हमने t किसको माना था, यहाँ पर 1 + s² को माना था, तो इस t की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 + x² हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर IF निकल के आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर शुरुआत में मैंने फॉर्मेट बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन करने का, जैसे आप यहाँ पर IF निकाल लेते हैं उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, उसका सॉल्यूशन करना होता है। तो इसका सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, IF = इंटीग्रेशन QIF dx + c। तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर y का y वैसा रहेगा, IF अभी हमने निकाला 1 + s² इक्वल टू में इंटीग्रेशन q की जगह क्या रखना होगा, 4x² अपॉन में 1 + s²। यहाँ पर इससे पहले वाली स्टेप में आप जाके देखिए हमने वहाँ p और q की वैल्यू निकाली थी, तो q की वैल्यू क्या थी आपके 4x² अपॉन 1 + s² थी, उसे हम रख देते हैं। और IF की वैल्यू तो अभी हमने निकाली 1 + s² dx + c, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 + s², यहाँ पर भी 1 + s², तो एक दूसरे से यहाँ पर आपके कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या बचेगा, y कोष्ठ में 1 + s² इक्वल टू में 4x³ अपॉन 3। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 4x² बचेगा और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, यानी इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जैसे हम 4x² का यहाँ पर समाकलन करेंगे यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4s³ अपॉन 3 यहाँ पर आपके आ जाएगा, प्लस c यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि हमें फॉर्मूले में यहाँ पर दे रखा था। और यही क्या हो जाता है, हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अभी तक यहाँ पर आपने देखा ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। अभी तक आपने जितने भी मेथड पढ़े इससे पहले, तीनों मेथड, उनमें से सबसे सिंपल जो मेथड है आपका यही मेथड यहाँ पर होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मेथड यहाँ पर आपके होता है। अगर तब भी आपके कोई डाउट रह गया हो इस क्वेश्चन से, तो अभी हम यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे उससे आपके यहाँ पर और भी अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या सॉल्व यानी हल कीजिए 1 - s² dy/dx + 2xy इक्वल टू में x √1 - s²। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन में इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी आपकी dy/dx होता है उसका यहाँ पर हमें कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो इस हमें 1 - s² को हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में यहाँ पर भेज देते हैं। इसके भी अपॉन में आ जाएगा, इसके भी अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर dy/dx बच जाता है। उस y को हम एक अलग यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे यहाँ पर हमारे py की फॉर्म में यहाँ पर बन जाए। इसलिए इस y को हम यहाँ पर बाहर कोष्टक के बाहर लिख देते हैं। 2x में अपॉन में 1 - s², इसको हम एक साथ कोष्टक में लिख देते हैं। ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी, साथ में y py हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वैल्यू दे रखी थी, ये 1 - s² इसके अपॉन में यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर x आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके √1 - s² है और इस 1 - s² को हम यहाँ पर काट देते हैं। आप सबको मैंने कई बार बताया, इससे पहले वाले भी कई वीडियो में बताया मैंने आपको, जिस प्रकार यहाँ पर आपके √ × √2 मिलके क्या बनाता है, आपको यहाँ पर 2 बनाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप क्या कह सकते हैं कि एक वैल्यू में यहाँ पर आपके 2 अंडर यहाँ पर आपके होते हैं। अगर यहाँ पर 2 दे रखा है तो इसका मतलब आपके क्या है, √2 × √2 मिलके आपका क्या बना है, यहाँ पर आपका इस 2 यहाँ पर बना है। यानी इस 2 के अंदर कितने रूट छुपे हुए हैं, 2 रूट यहाँ पर आपके छुपे हुए। ऐसे कोई से भी नंबर होते हैं उनमें आपके यहाँ पर 2 रूट इंटू होके क्या बनाते हैं, आपका ये नंबर बनाते हैं। तो उस अनुसार यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको जो 1 - s² है ये किस प्रकार बना है, आपके √1 - s² से और √1 - s² से, यानी 2 बार √1 - s² और यहाँ पर आपको दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, एक √1 - s² को यहाँ पर जो एक नीचे एक √1 - s² है उससे काट देते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा, आपका एक √1 - s² यहाँ पर आपका बच जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है, x अपॉन में √1 - s² यहाँ पर आपके आ चुका है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर आपको जो 1 - s² एक तरह से यहाँ पर आपके √1 - s² और √1 - s², ऐसे 2 बार है यहाँ पर आपके। तो एक बारी से एक बारी यहाँ पर आपके कट जाएगा, क्या बच जाता है आपके √1 - s² यहाँ पर आपके बच जाता है। हमारा हमेशा से यहाँ पर हर क्लास में प्रयास रहा है कि स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह से समझाए हम, जिससे उनको कोई से भी डाउट यहाँ पर ना रहे। इसलिए हम अच्छी से अच्छी यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या हो जाती है, p की वैल्यू हो जाती है, और ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारे यहाँ पर, q की वैल्यू हमारे यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी p की वैल्यू होगी और ये हमारी q की वैल्यू निकल के आ चुकी है।
फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे आप पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर आई एफ निकालना होता है। आई एफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला जानते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन है समाकलन पी डी एक्स। यहाँ पर पी की वैल्यू रखनी होगी, पी की वैल्यू क्या है 2x अपॉन में 1 माइनस का, इसको रख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन है, समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। अब इससे पहले वाला हमने जो क्वेश्चन कराया था वो सिमिलर इससे जैसा क्वेश्चन था, वहाँ पर केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या दे रखा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा था, बस इतना से फर्क है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस यहाँ पर इस 1 माइनस स्क्वायर को सबसे पहले आपको टी मानना होगा। जैसे यहाँ पर आप टी मानेंगे तो यहाँ पर आपको इसका अवकलन करना होगा, इसका अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 2x dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस dt यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर की जगह t यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के आप यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको माइनस 1 अपॉन टी dt यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू टी माना तो इस 1 माइनस स्क्वायर का जैसे अवकलन करते हैं माइनस 2x dx आ जाता है इक्वल टू dt। ये माइनस आपके इधर चल जाएगा तो 2x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस dt यहाँ पर लिख सकते हैं। और इससे पहली वाली जो आपकी स्टेप थी वहाँ पर आप 2x dx की जगह माइनस dt लिख दीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अपॉन में आपके 1 माइनस स्क्वायर की जगह क्या लिख देना, आप t लिख देना, तो ये 1 अपॉन टी dt यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद इसका आपको समाकलन करना होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना होगा। आप सब जानते हैं 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, log t यहाँ पर हो जाता है, ये माइनस दे रखा है आपको। उसके बाद हमें इस t की वैल्यू रखनी होगी जहाँ पर भी हमने मानी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर हमने t की जगह क्या माना था, 1 माइनस स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिएगा 1 माइनस स्क्वायर की जगह हमने t माना था, तो इस t की जगह हम क्या रख देते हैं, 1 माइनस स्क्वायर हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया हमारे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया, जब भी आपके यहाँ पर e की पावर log आए तो वो एक दूसरे से यहाँ पर आपके हट जाती है। तो e से log यहाँ पर आपके हट जाता है, क्या बचता है आपके माइनस में आपके यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके बचता है बाहर, माइनस कोष्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके बच जाता है। अगर आपके माइनस बाहर दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर किसी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर के रूप में यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, जो कि हमारी किसकी वैल्यू होती है, हम यहाँ पर हमारी आई एफ की वैल्यू होती है। ये हमारा किसका मान है, आई एफ है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक है। उसके बाद जब आपकी ये आ जाता है उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन लिखना होता है। इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वाई आई एफ इक्वल टू में समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये ऊपर हमारा y वैसा का वैसा रहेगा। आई एफ की जगह क्या आ जाता है, 1 अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन q का यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएगी, थोड़ी देर पहले हमने p और q की वैल्यू निकाली थी, तो q की वैल्यू आप वहाँ से रख दीजिए। इनटू में आई एफ अभी हमने निकाला 1 अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर है आपके रूट 1 माइनस स्क्वायर। रूट का मतलब क्या रहता है, रूट का मतलब रहता है 1 अपॉन 2 पावर, यानी इसके ऊपर कितनी पावर है, 1 अपॉन 2। रूट का मतलब तो यही होता है। तो 1 माइनस स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर है, हाफ पावर है। और यहाँ पर भी 1 माइनस स्क्वायर, यानी दोनों के आधार क्या आपके सेम है। अगर दोनों के आधार सेम होते तो हमारी घातें क्या हो जाती है, यहाँ पर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हाफ पावर है और इसके ऊपर पावर नहीं होती, तो इसे हम 1 पावर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ पावर और प्लस 1 पावर, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, हाफ प्लस 1 क्या हो जाता है आपका 3/2 यहाँ पर आपके हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस एस की पावर क्या आ जाती है, यहाँ पर आपके 3/2 यहाँ पर आपके आ जाते हैं, डी एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके बच जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसका क्या करना होगा, यहाँ पर समाकलन करना होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इतनी आसान तरीके से नहीं हो सकता है, तो इसको आसान तरीके से बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपके जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर टी हम दोबारा यहाँ पर मान लेते हैं। चाहे तो आप दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर मान सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह दोबारा यहाँ पर टी मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी 1 माइनस स्क्वायर था, नीचे भी 1 माइनस स्क्वायर ही आया है, इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ पर टी मान लेते हैं। फिर इसका अवकलन करना होगा तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt आ जाता है। और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx चाहिए। यहाँ पर हमें x dx मान चाहिए, तो यहाँ से हम x dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस -2 को आपको अपॉन में भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, x dx इक्वल टू माइनस हाफ dt यहाँ पर आपका
हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी होती है। वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पर y अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, इक्वल टू में यहाँ पर इस x dx की जगह आपको क्या रखना होगा, माइनस हाफ dt रखना होगा। यहाँ पर माइनस हाफ, यहाँ पर dt आपके आ चुका है। माइनस हाफ को आपको इंटीग्रेशन के बाहर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये अचर है यानी कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने इसे बाहर रखा है। समाकलन में 1 अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस स्क्वायर की जगह आपको t रखना होगा और इसके ऊपर पावर क्या है 3/2। ये क्या हो जाता है, t की पावर 3/2 यहाँ पर dt प्लस c यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस t की पावर को क्या ऊपर भेज देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपकी किस में बदल जाएगा, t की पावर माइनस 3/2 में यहाँ पर आपका चेंज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे प्लस की वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है, अगर नीचे माइनस होता है ऊपर जाते प्लस हो जाता है। यहाँ पर हमें प्लस दे रखा था, ऊपर वैल्यू जाती किस में हो जाती है, माइनस में यहाँ पर चेंज हो जाती है। उसके बाद हम इसका सिंपली समाकलन कर देते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर माइनस हाफ टी की, यहाँ पर आप देखेंगे इसका समाकलन करते हैं हम, टी की पावर माइनस 3/2 समाकलन, यानी इस इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इधर प्लस 1 करना होगा और इस पूरी पावर यहाँ पर आपको आपके अपॉन में भी यहाँ पर आ जाती है। तो माइनस 3/2 प्लस 1 आपके आ जाता है, प्लस सी यहाँ पर आपके बच जाता है। जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 3/2 प्लस 1 क्या होता है आपका, माइनस हाफ हो जाता है और नीचे भी क्या आता है आपके हाफ यहाँ पर आपके आ जाता है। अब इधर भी माइनस हाफ दे रखा है, इधर भी माइनस हाफ दे रखा है, तो इन दोनों को हम यहाँ से काट देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस टी की वैल्यू रखनी होगी। यहाँ पर हमने टी किसका माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माना था, तो हम क्या करते हैं, इस टी की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, ये देखिए, इसके ऊपर पावर आ रही है माइनस हाफ। इस माइनस को यहाँ पर प्लस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा आपके, यहाँ पर 1 अपॉन टी की पावर हाफ, और वहाँ पर टी की वैल्यू हम रख देंगे। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर क्या आएगी, हाफ आ जाएगी। और आप सब जानते हैं हाफ पावर किसकी होती है, आपके रूट की होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर थी हाफ, उसकी जगह हम यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करा, यहाँ पर माइनस 3/2 प्लस 1 आपका यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हाफ आ जाता है। यहाँ पर माइनस हाफ से माइनस हाफ कट जाएगा। यहाँ पर पावर क्या बचती है आपके ऊपर, टी की पावर माइनस हाफ। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे यहाँ पर भेज देते हैं, इस पूरी वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी की पावर हाफ। तो टी हमने यहाँ पर किसको माना था, ऊपर बताइए, हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना था। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर हाफ, और हाफ पावर किसकी होती है, रूट की होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर, ठीक है। और यही क्या होता है, हमारे यहाँ पर आंसर होता है। आपने देखा ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आपको फॉर्मेट करवाया रैखिक अवकल समीकरण का, कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से कई क्वेश्चंस आपके पहले भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस है, कुछ दिनों तक आपकी जो 2-3 क्लासेस है वो इसी टॉपिक पे, इसी मेथड पे यहाँ पर आपके होने वाली है, जहाँ हम अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस में भी बने रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक क्लास को अटेंड किया है सबको यहाँ पर कमेंट जरूर करना है। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।